संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर होगी अल्पकालिक चर्चा। चक्रवात मिग्जोम के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश। आज आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तूफान के टकराने की संभावना। चेन्नई में 8 लोगों की मौत। चुनाव के नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। राजस्थान भाजपा के प्रभारी और अध्यक्ष ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होनी है चर्चा। इसरो ने चंद्रयान 3 के अहम हिस्से को धरती की कक्षा में वापस लाने में पाई सफलता। इसरो के सफल प्रयोग से भविष्य से चंद्रमा से लाए जा सकेंगे नमूने। खेल की खबरों में मलेशिया में आज से जूनियर हॉकी विश्व कप। आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। भारत जीत के साथ करना चाहेगा शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन होगा। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए रखेंगे। इन संशोधन विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होगा। साथ ही विस्थापित कश्मीरी समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित 1 सदस्य को उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर किए गए ट्वीट पर पूछे गए सवाल पर कहा कि विपक्ष को नकारात्मकता छोड़नी चाहिए। नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात और अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायत है चुनाव आयोग को कहें। ये जो नकारात्मकता का भाव है, ये मतदाताओं का अपमान भी है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन INDI गठबंधन के नेताओं की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई और कल गठबंधन के सभी 28 घटक दलों को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले एक बार फिर सभी नेताओं को जुटते हुए देखा गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल होने वाली बैठक में एक के बाद एक नेता अलग हो रहे हैं। खबर ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिस्सा नहीं लेने की भी बात सामने आ रही है। इंडिया के शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक है और इससे पहले ही तीनों बैठक में अखिलेश शामिल हुए थे। इसे मध्य प्रदेश चुनाव से पैदा हुई रार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बैठक में जाने से मना कर दिया। यहां तक कि उन्होंने बैठक की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वे अपने पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन को लेकर यही रवैया था। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए कभी भी अपील नहीं की। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो। कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो। ये भी उन्होंने नहीं की थी।
उधर विपक्षी गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बैठक जल्दबाजी में नहीं बुलाई गई। चुनाव के नतीजे आने से पहले बैठक का आयोजन किया गया था, सभी को जानकारी भी दी गई थी। कल उद्धव ठाकरे भी बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की थी और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सब। और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा। और उद्धव जी कल यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। और इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, विपक्षी बैठक का जो कल होने वाली है उसको लेकर नई नई बयानबाजी सामने आ रही है। बैठक अभी हुई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी रार है उसकी सुगबुगाहट हम सब देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो हाल ही में चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जो स्थिति बनी है वो बेहद ऐसी है जिसमें कि विपक्ष एक बिखरता हुआ अपना जो किला है उसको उसकी तरह व्यवहार कर रहा है। और इसमें हमने देखा है कि सुबह से हमने तमाम पार्टियों के सांसदों से बात की, जिसमें उन सब ने इसी बात के संकेत दिए हैं कि इस बैठक को लेकर उनमें कुछ खास उत्साह नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं ने ये जरूर कहा कि इस बैठक में कुछ समीक्षा होनी चाहिए और कुछ ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए सबक है। बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं और जो लोग खासतौर से जैसे बहुजन समाज पार्टी है जो कि इंडिया गठबंधन में नहीं थी, इंडिया गठबंधन में, उन्होंने तो इस बात पर चुटकी लेते हुए, जैसे उनके सांसद से हमारी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था और इसी वजह से हम इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी नीति और नीयत दोनों में अंतर है। तो कुल मिलाकर जो गठबंधन में लोग थे जो बैठक में भाग ले रहे थे वो अब एक असमंजस की स्थिति में है कि क्या किया जाए, क्योंकि इस पूरी परिस्थिति में जो कांग्रेस का रुख रहा है उसके बाद इन सब अलायंस पार्टनर के लिए ये देखने का वक्त आ गया है कि वो कितना भरोसा करें। कल भी हमारी सीपीआई सीपीएम के सांसदों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए सबक है कि अगर आप अपने अलायंस पार्टनर के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो जो परिणाम आते हैं उसके बाद समीक्षा हो ही जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो विपक्ष है उसकी तरफ से, खासतौर से जो गैर कांग्रेसी विपक्ष है उसकी तरफ से इस बैठक को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। लेकिन देखना होगा कि आज शाम तक का जो वक्त है उसमें क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से पहल होती है, कौन कौन शामिल होता है। लेकिन अधिकांश लोग शामिल होने के साथ साथ समीक्षा की बात जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल। और शीतकालीन सत्र का आज जो दूसरा अहम दिन है ऋषि, तो आज कौन से ऐसे अहम विधेयक हैं जिन्हें आज सदन में रखा जाएगा जो लोकहित और जनहित से जुड़े हुए हैं? देखिए, जहां तक विधेयकों की बात करें तो 2 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, एक तो जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और दूसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। ये दोनों विधेयक लोकसभा में आज चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इन विधेयकों के माध्यम से हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का मसला और जो जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में जिस तरीके से संघ के सूची में शामिल कराने को लेकर ये जो पुनर्गठन का जो मसला है वो उसमें इस विधेयकों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वहां पर जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सभी विधेयकों के पारित होने के बाद जो वहां पर जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार इस मामले में चाहती है कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव हो। चुनाव आयोग भी इस मसले पर तैयारियों में है। तो दूसरा जो राज्यसभा में अगर हम बात करें तो वहां पर जो देश में जो आर्थिक स्थिति है उस पर जो है अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध है और इसमें तमाम सांसदों ने, खासतौर से विपक्ष के सांसदों ने अपने नामों को चर्चा में शामिल कराने के लिए सूचीबद्ध कराया है। ऋषि, जिस नकारात्मकता का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कल किया
और जिस पर केंद्रीय मंत्री अंजुम मेघवाल ने भी कहा कि इसे विपक्ष को छोड़ना ही होगा। आप 2 दिन से जिस तरह से संसद की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं, विपक्ष का रवैया किस तरह से देख पा रहे हैं आप दोनों सदनों में? देखिए, जहां तक विपक्ष का जो रवैया है, निश्चित तौर से अभी 2 दिनों से अगर हम देखें तो दोनों ही सदनों में जो कामकाज है, पहले दिन तो अच्छा रहा, जिसमें कि किसी भी तरीके का गतिरोध नहीं दिखाई दिया। हालांकि लोकसभा में कल कुछ गतिरोध दिखाई दिया था, लेकिन कुल मिलाकर कामकाज सही रहा और वहां पर जो विधेयक पारित हुए, वहीं राज्यसभा में भी अगर हम देखें तो राज्यसभा में भी विधेयक पारित हुए और चर्चाएं भी हुई। अल्पकालिक अगर हम बात करें, जिसमें कि शून्यकाल के दौरान भी मुद्दे उठाए गए, प्रश्नकाल चला। तो अभी पहले दिन के हिसाब से तो लगता है कि विपक्ष की मंशा अभी फिलहाल किसी भी शोर शराबे और हंगामे की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको को लेकर विपक्ष कहता है कि उस पर वो सरकार से जरूर जवाब चाहेंगे। और खास तौर से अभी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस, ये जो इंडी गठबंधन की जो बैठक है जी, और विपक्ष की जो बैठक है, इसके बाद कुछ विपक्ष की रणनीति में तब्दीली आने की बात कही जा रही है। लेकिन तब तक विपक्ष एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ही सदन में अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो शीतकालीन सत्र जारी है, आज दूसरा दिन है, कई अहम विधायी कार्य जो हैं वो आज किए जाने हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गहमागहमी है। पार्टी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री पद के लिए अब पार्टी के करीब 6 नेताओं के नामों की चर्चा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह नई दिल्ली में हैं, जहां बैठकों का दौर जारी है। संसदीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम तय हो सकता है। इसी बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री का फैसला होगा। इससे पहले कल रात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से 20 से अधिक विधायकों ने मुलाकात की है। वहीं बात अगर मिजोरम की करें तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट को मात देते हुए ZPM यानी मिजोरम पीपल्स मूवमेंट ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया और आज पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान पार्टी नेता लालदोहमा नवनिर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 40 सदस्यों की विधानसभा में पार्टी को 27 सीट मिली है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने केवल 10 सीटें जीती। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। मुख्यमंत्री जोरामथंगा और 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। ZPM की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदोहमा बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि राज्य के लोग डर्टी पॉलिटिक्स से परेशान थे और बदलाव चाह रहे थे। You see, these youth are free from party politics. They can make their own choices because they have not been involved in dirty politics. So the youth of Mizoram, they are fed up with the existing system. They are fed up with the existing political system which their fathers or forefathers have been engaged with. So they want to set themselves free and try to establish a new system with a new leadership, with new principles. That is what the expectation that the youth are having. This government is violating all the laws. Most of the contracts, supplies, they are given under the restricted tender system, which is a direct violation of the rules. So I'm going to stop all kinds of restricted tenders. No single restricted tender should be given without my approval. This time, the number of voters of women are more than that of men. That is the participation of women, and my government is mainly for my women. So we are grateful to them and we are committed to uplift their condition. वहीं मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। राज्य में कांग्रेस की बुरी हार के बाद पार्टी के राज्य अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं। कमलनाथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान कमलनाथ से नाराज चल रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कमलनाथ से इस्तीफे की मांग की जा सकती है।
अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गरीब परिवार के लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देना प्रधानमंत्री की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 81 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उनको 5 साल तक मुफ्त में अनाज मिलेगा और इसकी राशि 11,80,000 करोड़। नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के प्रति जो कमिटमेंट है उस भाव को दर्शाता है। और जब नीति आयोग ने एक अध्ययन किया तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण, विशेष करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण, गरीब 13 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो ने कहा कि उम्मीद है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। केन्या भारत जैसे महान देश से काफी कुछ सीख सकता है। My expectation is that we need to consolidate the relationship between Kenya and India. We are looking at how we can create partnership in the space of rural development, especially agriculture. We'll be looking at a space of how we can share in manufacture of vaccines, both for animal and human. We're looking at what we can do about genomics. We will be signing an agreement on also the digital space. We have a lot to learn from this great country, especially in the digital space. केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो ने राजघाट में बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बात करते हैं भीषण चक्रवाती तूफान मिशोंग को लेकर, जो आज दोपहर बाद आंध्र प्रदेश में बापटला के करीब नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार कर सकता है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फिलहाल तूफान के असर से आंध्र के रायलसीमा, पलनाडु क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। तिरुपति, बापटला, नेल्लोर, प्रकाशम, पलनाडु, गुंटूर, कृष्णा, NTR, एलोरू और तटीय जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मछुआरों को निर्देश दिया गया है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में ना आ जाए वे पानी में ना जाएं। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने सभी जिले के कलेक्टर्स, SP और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बापटला तट के पास हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर तुरंत कोई अन्य सहायता भी मांग सकते हैं। CM ने कहा कि किसी भी वर्ग के लोगों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी ज़रूरी उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पीड़ितों को राहत शिविरों में जो तमाम नुकसान है उसके हिसाब से आर्थिक मदद दी जाए।
1 to 1.5 meters above 1.5 meters, and coastal waters will inundate up to 5 kilometers range. So due to this wind speed and rainfall, there's a chances of weaker structures may fly off. So people have to take care, and low-lying areas may be flooded. So low-lying areas people can shift to safer places. So have to take necessary actions. और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी मिचोंग को लेकर अलर्ट है। चक्रवात के प्रभाव से सबसे अधिक चेन्नई प्रभावित है। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन रविवार से चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर में हुई तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गए। चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में आज भी छुट्टी है। यहाँ मुख्यमंत्री स्टालिन ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। नदियों का पानी उफान पर होने से विशालकाय मगरमच्छ भी सड़कों पर आ गए। इसी तरह का एक वीडियो चेन्नई के पेरंगलाथूर से आया, जहां मगरमच्छ शहर की ओर आ गया। इस वीडियो को देखकर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया पर कहा कि चेन्नई के कई जल निकायों में कुछ मगरमच्छ हैं, जिनमें से एक मगरमच्छ बारिश के कारण बाहर आ गया। अगर इन्हें उकसाया ना जाए तो कोई हानि नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कारण 6 और 7 दिसंबर को बंगाल के कई जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मेदिनीपुर, झारग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली शामिल हैं। तूफान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में असर ज़्यादा होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। साथ ही मछुआरों को 6 तारीख तक समुद्र में नहीं जाने का सुझाव दिया है। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में काम में जुट गई है। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तट रक्षक बल, नौसेना के बचाव और राहत दल भी जहाज और विमान के साथ तैयार हैं। दरअसल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए भारतीय सेना ने मुगालिवकम और मणप्पकम इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाया। चक्रवात की वजह से समुद्र तट से लगी 140 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि मिग्जॉम का असर 6 तारीख तक रहेगा और इन सभी हालातों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से फ़ोन पर बात कर चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए उपायों का जायजा लिया। अमित शाह ने लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी ज़रूरत से पूर्ण सहायता है उसे देने का आश्वासन दिया है। और आंध्र प्रदेश से ही फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं गुंटूर से हमारे संवाददाता रविशंकर। रवि, इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं और ख़ास तौर पर राज्य प्रशासन किस तरह से इस चक्रवात से निपटने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है? ये जो मिग्जाम चक्रवात है उसके वजह से आज सुबह से गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पूरा भारी तरफ से वर्षा हो रहे थे एंड जिले में स्कूल के लिए हॉलीडे दिया हुआ है एंड गुंटूर डिवीजन जो है ये डिवीजन में पूरा 49 ट्रेन्स गॉट कैंसिल्ड एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो देख रहा है कि एक भी कैलामिटी नहीं होना है और एक भी ह्यूमन लॉस नहीं होना है के लक्ष्य से वो आगे बढ़ रहा है और डिस्ट्रिक्ट में पूरा कंट्रोल रूम्स erected है एंड रिलीफ सेंटर आल्सो गॉट erected एंड R&B, फायर एंड पुलिस के डिपार्टमेंट से एक को लेके जॉइंट ऑपरेशन टीम्स फॉर्म किया था। ये जो टीम्स है ये कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी विंग के लिए अरेंज्ड है, जहां पे भी वो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रॉब्लम हुआ था ये स्पेशल टीम्स विल जस्ट गो थ्रू ऑल द इश्यूज एंड हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशल फोकस दिया हुआ है। सब हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वहां पूरा जनरेटर्स लगा हुआ है, इसीलिए जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था भी उसका सर्विसेज के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। जी रवि, आपके पास वापस आएंगे। चेन्नई से हमारी संवाददाता प्रियंका जैन भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, सबसे ज्यादा प्रभावित इस चक्रवात से माना जा रहा है कि चेन्नई हो सकता है। राज्य प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है कि कम से कम नुकसान हो?
जैसे कि आप बता रहे थे, ये आफ्टर 70 और 80 इयर्स के बाद ऐसा बारिश हुआ है। 2015 में जो बारिश हुआ था प्लस में, उससे भी काफी ज्यादा बारिश हो गया पास्ट 36 आवर्स में। बारिश के साथ हैवी विंड्स का भी आने से बहुत जगह में पावर का काफी ही लॉस हुआ है, बिकॉज पावर का बहुत सारे रोड्स डैमेज हो गए हैं, ट्रीज नीचे गिर गए हैं और पावर लाइन बहुत इफेक्ट हुए हैं। पीपल अभी तक वाटर लॉगिंग इतना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन टिल दे टेक आउट पीपल वो 3-4 दिन लग जाएंगे। अभी थोड़ी देर के पहले सीएम मुख्यमंत्री ने खुद जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे जाके सिचुएशन का स्टॉक लिया था। फिर रिपोर्टर्स को मिलने पे उन्होंने बताया कि 3-4 डेज लगेंगे नॉर्मल सी लेके आने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा लो लाइन एरियाज में काफी ज्यादा पानी का वाटर लॉगिंग ज्यादा हो रही है। तो प्रियंका, क्योंकि यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ से वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने का कहीं ना कहीं सबब बनता हुआ नजर आएगा जिस तरह से हम मेचोंग की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा लोग डिप्लॉयड है वर्क करने के लिए, बट जहाँ वो एक्चुअली वहाँ तक रीच होने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। दे आर टेकिंग बोट के थ्रू वहाँ पे पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे सबको रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं, एक एक करके रेस्क्यू कर रहे हैं। और दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू पंप द वाटर आउटसाइड, ताकि अगर पानी पंप कर दे बाहर। धीरे धीरे अब कल शाम रात से ही मिडनाइट से ही बारिश थोड़ा कम हुआ है चेन्नई को, तो उसके बाद धीरे धीरे क्लियरेंस कर रहे हैं अभी, क्योंकि बिकॉज बाकी सब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्ट हो गया था वाटर लॉगिंग की वजह से, एंड ट्रेन्स भी इफेक्ट हो गई है वाटर लॉगिंग की वजह से, एंड फ्लाइट्स का ऑपरेशन भी आके बंद हो गया था सुबह 9 बजे के बाद। अभी आफ्टर थोड़ा बहुत वाटर पंपिंग के होने के बाद ही दे हैव स्टार्टेड फ्लाइट ऑपरेशंस आल्सो। तो धीरे धीरे करके एक दे आर रिटेनिंग। सिटी में आप देख सकते हो अभी तक किसी पावर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे जैसे भी वाटर लॉगिंग को क्लियर कर पाएंगे, दे विल स्लोली retain powers also. प्रियंका, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द रिलीफ कैंप्स? जितने भी राहत शिविर बनाए गए हैं उन वहाँ पर जो आम जन है उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? रिलीफ कैंप्स में आप देख सकते हो अच्छा खाना, रिलीफ मटेरियल्स, पानी, सबका व्यवस्था किया गया है और मिनिस्टर्स आर डिप्लॉयड ताकि जाके ग्राउंड लेवल में उनका स्टेक ले कि कैसे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और हर रिलीफ कैंप में दे पुट वेरियस ऑफिसर्स इन चार्ज सो दैट वहाँ पे रिलीफ कैंप में है जिनको सब फैसिलिटी कोई प्रॉब्लम के बगैर मिल रही हो। जी। And Priyanka, there are some other societies where the connection of light and water is affected. So how it is being restored? यानी कि जहाँ पर पानी की और लाइट की व्यवस्था कहीं ना कहीं मुश्किलात हो रही है, उसको वापस से किस तरह से चालू करने के लिए राज्य प्रशासन काम कर रहा है? स्लोली जहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है देयर, क्योंकि बिकॉज हैवी विंड्स की वजह से कल द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैड शट पावर, तो वो धीरे धीरे रिटेन कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं जहाँ पे नहीं हुआ, जहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है रिस्टोर कर रहे हैं। क्योंकि ट्रीज का पड़ने का वजह से दिस प्रॉब्लम है, पावर प्रॉब्लम। दे आर ट्राइंग टू बाहर के डिस्ट्रिक्ट से 5-7 हजार लोगों को बुलाया गया है चेन्नई में ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो। चलिए प्रियंका, आप और रविशंकर आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि मेचोंग चक्रवात से निपटने के लिए राज्य प्रशासन तो काम कर ही रहा है, वहीं केंद्र ने भी कहा है कि हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर होगी अल्पकालिक चर्चा।
चक्रवात मिचोंग के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश। आज आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तूफान के टकराने की संभावना। चेन्नई में 8 लोगों की मौत। चुनावी नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। राजस्थान भाजपा के प्रभारी और अध्यक्ष ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। इसरो ने चंद्रयान 3 के अहम हिस्सों को धरती की कक्षा में वापस लाने में पाई सफलता। इसरो के सफल प्रयोग से भविष्य में चंद्रमा से लाए जा सकेंगे नमूने। और मलेशिया में आज से जूनियर हॉकी विश्व कप। आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। भारत जीत के साथ करना चाहेगा शुरुआत। तो इसरो ने भविष्य के चंद्र मिशन के दृष्टिगत एक नायाब प्रयोग के तहत चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की कक्षा में ला दिया है। इसके लिए रिटर्न मैनूवर किया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने 10 नवंबर को चंद्रमा से वापसी में जो धरती की यात्रा है उसे शुरू किया था। पिछले 22 नवंबर को यान धरती के निकटतम बिंदु से होकर गुजरा। ये प्रयोग चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए मिशन को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसरो ने कहा कि जिस तरह से लैंडर विक्रम का चंद्रमा की धरती पर हॉप टेस्ट किया गया है, उसी तरह ये एक और नायाब प्रयोग है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पहले चंद्रमा की 150 किलोमीटर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा था, अब धरती की कक्षा में है। इसरो ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 13 दिनों में पूरी कर रहा है। उसकी कक्षा भी बदल रही है। वह पृथ्वी के न्यूनतम 1.15 लाख किलोमीटर में दूरी तक आ जाएगा। और इसरो के मुताबिक इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में केवल 3 महीने तक रहना था, लेकिन इसरो ने ईंधन का प्रयोग कर प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में लाने का फैसला किया ताकि सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए अहम जानकारियां जुटाई जा सकें। देश के अब तक के सबसे बड़े और प्रथम सर्वेक्षण पोत संध्या को कल नौसेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने स्वदेश में बने सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज को नौसेना को सौंपा। 3025 याट का ये जहाज बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों में से पहला है। ये जहाज लगभग 3400 टन के विस्थापन और 110 मीटर लंबा है। अपनी द्वितीयक भूमिका में ये जहाज सीमित सुरक्षा प्रदान करेंगे और युद्ध और आपातकालीन स्थिति के दौरान अस्पताल के रूप में कार्य भी। जहाज की प्राथमिक भूमिका बंदरगाह का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना होगा। साथ ही नौवहन मार्गों का निर्धारण करना होगा। इस पोत के निर्माण की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। इसे 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिसके बाद से इसका परीक्षण चल रहा था। ये पोत बंदरगाह और समुद्र में व्यापक परीक्षणों से गुजर चुका है। स्वदेशी INS संध्या की जो सुपुर्दगी है वो भारत सरकार और भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर भारत का अनूठा उदाहरण है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख के लिए ये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बैठक में भाग लिया। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय लद्दाख के विकास में तेजी लाने और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। केंद्र शासित प्रदेश के गठन के इस ऐतिहासिक कदम के कारण प्रशासन और विकास को लद्दाख के लोगों के करीब लाया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों को प्रदान की गई धनराशि में वृद्धि, चौतरफा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और मोबाइल नेटवर्क, सड़कें, नए हेलीपैड के निर्माण जैसे
बुनियादी ढांचों का विकास भी तीव्र गति से किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए ABN और KDA और लद्दाख के लोगों के साथ नियमित आधार पर काम करना जारी रखेगी। असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान है कि जो लोग 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं और तब से असम के निवासी हैं, उन्हें इसके तहत खुद को रजिस्टर करना होगा। ये नागरिकता के लिए धारा 18 में दर्ज है। सिख तीर्थयात्री श्री गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मोत्सव को मनाकर पाकिस्तान से वापस लौट आए हैं। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पाकिस्तान में आयोजित जन्मोत्सव के कार्यक्रमों के समापन के बाद अटारी सीमा से ये तीर्थयात्री भारत वापस आए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर सिख श्रद्धालु हर साल अपने धर्म स्थलों के दर्शन के लिए भारत से पाकिस्तान जाते हैं। यात्रा के दौरान पाकिस्तान में तीर्थयात्री डेरा साहिब, पंजा साहिब, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। इस साल कार्यक्रम में भारत से करीब 3000 सिख तीर्थयात्री शामिल हुए। किफायती दरों पर हवाई सुविधा प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की योजना उड़ान को बड़ी सफलता मिली। सरकार ने उड़ान योजना के तहत देश में 2024 तक 100 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत देश में हवाई अड्डों के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें से आरंभ से अब तक 3751 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ है, जिसमें से 517 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना मार्गों में अब तक 76 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए परिचालन शुरू कर दिया गया, जिसमें 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं। वहीं योजना का लाभ अब तक 130 लाख लोगों से ज़्यादा लोग उठा चुके हैं। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के कई पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करहरबारी में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा और जो लाभार्थी हैं उन्होंने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। देखिए रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के करहरबारी में वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आ रही बदलाव की कहानियां सुनाई। किसान नागेंद्र, सूरज और कैलाश ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। अब वे महाजनों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। नहीं होता था, बहुत दिक्कत होता था। ये 2000 मोदी जी का स्कीम है जो साल में 6000 रुपया देता है। वो 6000 से अच्छी से खेती कर पाते हैं और किसी बिचौलिए के पास जाना नहीं पड़ता है। आज अपने आप में किसान आत्मनिर्भर है और अच्छे से खेती बाड़ी कर। किसानों के लिए वरदान है। पहले हम लोगों को बीज लेने के लिए सूद पर पैसा उठाना पड़ता था, लेकिन ये सालाना जो 6000 दे रहा है किसान, उससे हम लोग खुद से मतलब बीज लेके खेती आराम। किसानों की तरह गृहिणियों की भी हर रोज की जद्दोजहद केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से खत्म हुई है। लाभुकों ने बताया कि कैसे पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला, गरीब कल्याण अन्न योजना और घर घर शौचालय बनने से उनकी परेशानी दूर हुई है। दिक्कत होता है पहले, अब सरकार राशन कार्ड बनवा दी है। हर आदमी का पीछे 5 किलो मिलता है, बहुत अच्छा है। खाने पीने में सुविधा है, सरकार का धन्यवाद। दिक्कत बहुत हो गए। अब मोदी जी जब दिए तब से कोई दिक्कत ना, टाइम से खाना बने, बाल बच्चा ठीक है। मेरा छोटा छोटा बच्चा था, रहने में पूरा दिक्कत हो रहा था। हम कॉलोनी दिलवाए, शौचालय भी दिलवाए, राशन कार्ड भी बनवा दिए। राशन हम उठा रहे, लाभ ले रहे। लगातार एलईडी वैन के जरिए पंचायतों में लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि छूटे हुए लोग भी प्रेरित होकर इसका फायदा उठा सकें।
गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब बात शेयर बाजार से जुड़ी हुई सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन। आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 169 अंक की अधिक बढ़त के साथ 69,035 के स्तर पर और निफ्टी 52 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 20,739 के स्तर पर खुला। फिलहाल अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले सेंसेक्स 375 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ 69,244 के स्तर पर और निफ्टी भी 135 अंक की बढ़त के साथ 20,822 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कल कारोबार के आखिरी घंटों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद होने में कामयाब हुए थे। और अब एक नज़र कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को अलग अलग देशों में लगभग 9 लाख टन टूटे हुए चावल और लगभग 35,000 टन गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा कि भारतीय आईटी क्षेत्र की राजस्व वृद्धि चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 3.5% से बढ़कर 2024-25 में 6% से अधिक हो जाएगी। एजेंसी ने कहा कि धीमी वृद्धि का असर नियुक्ति योजनाओं पर पड़ेगा और अगले 2-3 तिमाहियों तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि मौन बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में $250 बिलियन का उद्योग 9.2% की दर से बढ़ा। गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से बिल्डर फॉर भारत पहल की घोषणा की है। इस पहल का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी चुनौतियों से निपटते हुए इस क्षेत्र में व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर फिलहाल 2.35 लाख मर्चेंट हैं और चालू वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर तक इस संख्या को 3 लाख तक ले जाने की कोशिश है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी के संघ त्योहार की उमंग उत्सव के तहत मेरा परिवार मेरा बैंक की टैगलाइन के तहत बीओबी परिवार सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसमें एक परिवार के 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। इस अकाउंट में ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इसमें हर सदस्य को एक निश्चित राशि मेंटेन करने से छुटकारा मिल सकता है। बजाज ग्रुप ने सोमवार को मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही इस क्लब में शामिल होने वाला 5वां बिजनेस हाउस बन गया है। इस क्लब में शामिल अन्य ग्रुप में टाटा, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग दिग्गज एचडीएफसी बैंक और अदानी ग्रुप शामिल हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने 2 साल में पहली बार मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के शेयर बेचे हैं। साल 2022 में मेटा के शेयरों की हालत खराब रहने के बाद इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। जुकरबर्ग के ट्रस्ट और उनसे जुड़ी अन्य इकाइयों ने नवंबर में 6,82,000 शेयर बेचे, जिनके वैल्यू करीब $18.5 करोड़ है। स्पाइस जेट को कुछ राहत देते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने विमान पट्टेदार विलिस लीज फाइनेंस कॉर्प की नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने की याचिका खारिज कर दी। लेकिन विलिस लीज फाइनेंस के अलावा 3 अन्य पट्टादाताओं सेलेस्टियल एविएशन, विलमिंगटन ट्रस्ट और एयर कैसल लिमिटेड के पास स्पाइस जेट को अवैतनिक बकाया पर दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी के पास इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं। एनएसएसओ के जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के बीच हिमाचल प्रदेश शहरी इलाकों में 33.9% बेरोजगारी के साथ सबसे आगे रहा, जबकि 30.2% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। जम्मू कश्मीर में भी शहरी इलाकों में इस आयु वर्ग में बेरोजगारी की उच्च दर 29.8% दर्ज की गई। इस तिमाही के दौरान महिलाओं में बेरोजगारी 51.8% थी, जबकि पुरुषों में बेरोजगारी दर 19.8% थी। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम खत्म हो गया। ये समझौता समाप्त होते ही इजराइल और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से गाजा पर हमले कर रहा है। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ हमले किए। वहीं इजराइल ने दक्षिण गाजा में अपने हमले तेज कर दिए। दक्षिण गाजा के रफा में इजरायली सेना के हमले में एक बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। इस बिल्डिंग में मौजूद बच्चे मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार इजराइल के हमले में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। इमारत के मलबे के नीचे कई मृतक अभी भी दबे हुए हैं।
फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास की 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के दौरान चौंकाने वाली बर्बरता सामने आई। इसकी गूंज कल संयुक्त राष्ट्र में सुनाई पड़ी। हमास के यौन उत्पीड़न के शिकार जीवित बचे लोगों की पीड़ा से मानवाधिकार कार्यकर्ता नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि हमास ने कथित तौर पर इजराइल से संघर्ष के दौरान बंधक बनाई गई इजरायली महिलाओं का युद्ध के हथियार के रूप में बलात्कार के रूप में इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल उन क्षेत्रों पर हमला करने से बचेगा जिन्हें इजरायली अधिकारियों ने गाजा में नो स्ट्राइक जोन के रूप में चिन्हित किया है। सुलिवन ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीद जताई कि इजराइल इन चिन्हित क्षेत्रों को अपना निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व अमेरिकी राजनयिक मैनुअल रोचा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने मैनुअल रोचा पर बोलीविया में रहते हुए कई दशकों तक क्यूबा की खुफिया एजेंसी के साथ गुप्त एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। इंग्लैंड के कुम्ब्रिया में कुछ हिस्से भीषण बर्फबारी के बाद बर्फ से ढक गए हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है और लगभग 200 वाहन फंसे हुए हैं। स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्व में लगभग 1 दर्जन स्कूलों को बंद करना पड़ा। बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन सीमा पर कल सड़क के किनारे ट्रकों की एक लंबी कतार देखी गई, क्योंकि पोलैंड के ड्राइवर्स ने 6 नवंबर से यूक्रेन जाने वाली कई क्रॉसिंग को अवरुद्ध कर दिया है। वही क्रॉसिंग पर 18 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गई हैं। तंजानिया में भीषण बाढ़ के कारण मची तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63, घायलों की संख्या भी बढ़कर 116। सरकार ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने में मदद के लिए सेना को तैनात किया। ये बाढ़ इस क्षेत्र में 40 वर्षों से आए सबसे बड़े भीषण सूखे के बाद आई है। बात करते हैं अब खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी विश्व कप में आज अपने अभियान की शुरुआत कोरिया के खिलाफ करेगा। ये विश्व कप मलेशिया में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की नज़र जीत के साथ आगाज करने पर होगी। भारतीय टीम ग्रुप सी में है और भारत ने इस साल की शुरुआत में ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता था। भारतीय टीम प्रतियोगिता में गुरुवार को स्पेन के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, जबकि 9 दिसंबर को कनाडा के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। मौजूदा चैंपियन और विश्व नंबर 1 अर्जेंटीना पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन इस सीरीज ने टीम इंडिया को एक नई तस्वीर भी दी है। भारतीय टीम ने सीरीज को 4-1 से जीतकर इतिहास रचा। साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ी भी टीम को मिले जिन्हें अपने प्रदर्शन से टीम के लिए अहमियत के सामने रखा गया। कौन है वो खिलाड़ी, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। के फाइनल की निराशा शायद 4 साल बाद ही अगले विश्व कप में दूर करने की कोशिश टीम इंडिया द्वारा की जाए, लेकिन इस सब के बीच में युवा ब्रिगेड ने जिस तरह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में दिखाया है, उससे ये बात साफ है कि टीम अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए एक सही लाइनअप तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चली है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीती तो इस जीत के नायक के तौर पर पूरी टीम रही, लेकिन फिर भी कुछ अहम पहलू रहे जो इस सीरीज से निकलकर सामने आए। यशस्वी और ऋतुराज की जोड़ी। टीम इंडिया ने इस सीरीज में एक नई ओपनिंग जोड़ी को पेश किया। इस जोड़ी में एक और यशस्वी जायसवाल थे तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़। यशस्वी पहली गेंद से ही अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में थोड़ा धैर्य दिखाते हैं, लेकिन बाद में काफी आक्रामक खेल दिखाने लगते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को इस ओपनिंग जोड़ी से आक्रामकता के साथ साथ धैर्य भी मिला, जो इस टीम के लिए काफी फायदेमंद रहा। कप्तानी में सूर्या का जादू। सूर्य कुमार यादव को अभी तक क्रिकेट फैंस एक धाकड़ और आक्रामक T20 बल्लेबाज के तौर पर ही जानते थे, जो मैदान के किसी भी इलाके में किसी भी गेंद पर शॉट लगा सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने अपनी एक नई प्रतिभा को सामने रखा। सूर्य कुमार यादव ने जिस अंदाज में कप्तानी की वो तो लाजवाब रही, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि दबाव के बीच में उन्होंने एक सफल कप्तानी को अंजाम दिया। सूर्या को सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी T20 सीरीज की कप्तानी सौंप दी है, जहां शायद अब उनकी असली परीक्षा होगी। बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने साबित किया कि वो केवल एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छे फिनिशर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रिंकू सिंह ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार फिनिश करके टीम को जीत दिलाई
और लक्ष्य सेट करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में रिंकू सिंह के रूप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला है, जो T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। मैच विनर बने रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई के रूप में टीम इंडिया को एक शानदार खिलाड़ी मिल गया है। बिश्नोई ने IPL में तो पिछले कई सालों से अपना जलवा कायम कर रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान उन्होंने 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब तो अपने नाम किया ही, साथ ही साथ टीम को एक भरोसेमंद स्पिनर के रूप में विकल्प भी दे दिया। एक ऐसा विकल्प जो मैच के नाजुक वक्त पर विकेट निकालकर मैच पलटने का मादा रखता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और वहीं स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल यूं तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से वापसी करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनकी ये वापसी थोड़ी धीमी हो सकती है। नडाल का कहना है कि वे नई सीजन में खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। टेनिस में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग मुकाम बनाकर युवाओं के लिए प्रेरणा के बड़े स्रोत दिग्गज खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से वो टेनिस कोर्ट पर वापसी का दम भरेंगे। हालांकि सोमवार को इस कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए इस बात को सामने रखा कि लंबे समय बाद टेनिस कोर्ट पर हो रही उनकी वापसी थोड़ी धीमी रह सकती है, जिसके पीछे की वजह हिप सर्जरी है। देखिए, लंबा समय हो चला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर से दबाव की आदत डालनी होगी। दबाव की वो पल, वो घबराहट, वो बेचैनी। मैं अपने आप से कुछ उम्मीद नहीं कर रहा, यही सच है। हालांकि मैं अपने पूरे करियर के दौरान खुद से कुछ न कुछ मांगता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब एक अलग दौर में हूँ, अलग परिस्थितियों के बीच हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा। मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी तरफ से कोशिशों को जारी रखना चाहिए। देखते हैं मेरा शरीर इसमें कितना मेरा साथ देता है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने जनवरी के बाद से टूर पर नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में उन्हें चोट लग गई थी, जबकि मई में फ्रेंच ओपन के शुरू होने से पहले उन्होंने इस बात को सामने रख दिया था कि वो इस ग्रैंड स्लैम में नहीं खेलेंगे। बहरहाल अब एक बार फिर नडाल खुद को तैयार कर रहे हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि लंबे समय बाद वापसी करना आसान नहीं है, इसलिए खुद को दबाव से हर तरीके से दूर रखना चाहते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर इंडिया गेट पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये दिन खास तौर पर दिव्यांगजन समुदाय के लोगों से जुड़े कई सारे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है। हमारी संवाददाता बीना सिंह ने इंडिया गेट पर लोगों से बात की, आइए सुनते हैं। पिछले आज जैसे कि विश्व विकलांगता दिवस है और पिछले 27 साल से NCP-EDP और हमारे पार्टनर जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ, नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क, हर साल हम 3 दिसंबर को इंडिया गेट पे आके इसका हम सेलिब्रेशन करते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आके हमसे जुड़ते हैं इन सेलिब्रेशन के लिए। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पूरा, अब मुझे लगता है कि आज के दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और विकलांग व्यक्ति के लिए बहुत ही सेलिब्रेट करने का एक मौका है। आपको यहाँ के कैसा लगता है? आप क्या सीखते हो? यहाँ के आने का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, मेरा नाम रीना है, रीना जैन। मेरा साइन नेम ये है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस पे आती हूँ और काफ़ी सालों से आ रही हूँ। यहाँ जो बहुत सारे डेफ लोग आते हैं, ब्लाइंड आते हैं, बधिर, हम सभी मिलके इस दिन को बहुत ही इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और हमें काफ़ी खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है और हमें काफ़ी इसके थ्रू बहुत ही सुगम्यता मिलती है, जिससे हम आगे और भी डेफ लोगों के क्या राइट्स हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, तमिल, गुजराती, सबकी अलग अलग भाषाएं, पर हमारी जो है वो एक ही भाषा है, साइन लैंग्वेज का, जो मैं चाहती हूँ कि हम सभी डेफ को इक्वालिटी मिले, समान अवसर मिले। मेरा नाम जीवी रेड्डी है और मैं हरियाणा में गुड़गांव से आया हूँ और मैं स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ को सपोर्ट करता हूँ और डिफरेंट जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सबको प्रमोट करता हूँ फॉर डेफ।
और आज मैं इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हुआ है ताकि बाकी सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस आज के दिन हम लोग मनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू करता हूँ हमारी सरकार का कि हमेशा डेफ कम्युनिटी का वो सपोर्ट किए, हेल्प किए और सभी डिसेबल लोगों का नेट 2005 में हमने स्थापित किया था। 17 साल से मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और बहुत ही स्पेशल हमें मोदी जी ने साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया और साइन लैंग्वेज को मान्यता दी। पहली बार ऐसा हुआ है अब के इतिहास में, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। मैं यूपी से यहाँ आया हूँ दिल्ली में, यहाँ पे नेट का प्रोग्राम है। मैं बहुत सारे डेफ लोगों से मिला और अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस के अवसर पे जो भी वो हमारे अवेयरनेस के लिए बताते हैं हमारे साइन लैंग्वेज को, हम सभी डिसेबल एक हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनावों में विपक्ष की हार के बाद अब ईवीएम का बहाना एक बार फिर बनाया जा रहा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष की कल होने वाली बैठक का कोई मतलब नहीं। दिनेश शर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। इंडी जो अलायंस है उनकी बैठक है कल, इस हार के बाद जो 3 राज्यों में जो करारी हार हासिल हुई है, किस तरह से बीजेपी देख? हमको लगता है जो इंडी की बैठक है वो इंडी की समाप्ति के लिए बैठक है। इसकी समाप्ति का दौर प्रारंभ हो चुका है हार के साथ में, और जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस को दंड मिला है। अब जब दंड मिलता है तो इनको ईवीएम याद आता है, इनको अपने क्रिया और कर्म याद नहीं आते। जितना सनातन को गाली देंगे, जितना भ्रष्टाचार करेंगे, जनता आज की बख्शने वाली नहीं है। जनता ही जगन्नाथ है, ये इनको पता नहीं है। और मैं समझता हूँ ये मोदी युग है। मोदी युग में काम करोगे तो आप आगे आओगे, नहीं करोगे तो आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये इंडी अलायंस की जो सांसें चल रही थी, मैं समझता हूँ इस बैठक के साथ ही उनका समापन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये हैट्रिक तो लगी ही, अब 2024 की हैट्रिक तय है और इस जीत को जीत में ये तीसरी विजय की तरफ ये अलायंस जो एनडीए का अलायंस है वो बढ़ेगा और पिछले बार से कहीं अधिक बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी की वो होगी। एक आखिरी सवाल, जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें हमने देखा कि अलग अलग चुनाव लड़ा। अखिलेश की पार्टी ने मध्य प्रदेश में लड़ा, राजस्थान में उनका एक गठबंधन नहीं हो पाया, उसका भी नुकसान हुआ इन लोग। इनके ना तो दिल एक है ना इनका दल एक है, इनका स्वार्थ एक है और स्वार्थ है सत्ता प्राप्ति का सपना, और वो सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया है। धन्यवाद। दिनेश शर्मा कह रहे थे कि दिल और दल जो इंडी अलायंस है उनके दिल एक नहीं है और स्वार्थ की वजह से वो साथ आए हैं, उनका सपना चकनाचूर हो गया है। विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि इनका कोई भविष्य नहीं है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और